नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि आर ओ की परीक्षा नज़दीक आने वाली है। दिसंबर माह में होगी ये, और इसके साथ में उत्तर प्रदेश लेखपाल और क्लर्कों का विज्ञापन भी आने वाला है। तो इन सभी से संबंधित अगर हम बात करें भारत के भूगोल की, विश्व के भूगोल की और भारतीय इतिहास की, आधुनिक इतिहास की और उत्तर प्रदेश में पर्यावरण की, तो इनसे संबंधित सभी वह महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और प्रत्येक प्रश्न परीक्षाओं में कई कई बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कॉपी पेन उठाइए और इनको नोट कर लीजिए। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, देखिए यहाँ पर आ जाइए शुरू में स्टार्टिंग में। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया है यूपीएससी आर ओ असिस्टेंट हिस्ट्री स्टडी मटेरियल हिंदी में, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक किस हड़प्पा नगर। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो उसका एक नगर था जिसका नाम था हड़प्पा। वहाँ से सर्वाधिक मोहरें मिली, और मोहरें कितनी मिली? 891 मोहरें प्राप्त हुई हैं। और उन पर अंकित अभिलेख हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अभिलेखों का 1/3 अंश प्राप्त हुआ, यानी हड़प्पा से सबसे ज़्यादा मोहरें मिली है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि हड़प्पा नगर से पत्थर की 2 मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं जो किसी भी अन्य समकालीन नगर से नहीं मिलती हैं। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम खोज की बात करें तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, दयाराम साहनी ने खोज की थी। और इस स्थल पर 2 विशाल व समृद्ध ध्वस्त टीले हैं, यानी एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला, ठीक है, जो अब पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर मोंटोगमरी जिले यानी पंजाब में स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, किसके अनुसार आर्यों का मूल स्थान जो था उत्तरी ध्रुव था। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने ये बताया था कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे जो हमारे भारत में आकर के बसे थे, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, किस वेद में सभा को नृष्टि कहा गया है। तो देखिए वेद 4 होते हैं, 4 वेदों में एक वेद होता है अर्थवेद, और अर्थवेद में जो है सभा को नृष्टि कहा गया है, ठीक है। और नृष्टि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता अनुल्लंघनीय, यानी उल्लंघन ना करने वाला, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार किया था वो भद्रबाहु ने किया था, ठीक है। भद्रबाहु ने यदि हम बात करें तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। क्वेश्चन नंबर 5, शैव धर्म के संप्रदाय पशुपत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो लकुलिश को। लकुलिश जो है वो शैव धर्म के संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं। और ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वीडियो को रोक लीजिए, रोकने के बाद यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लकुलिश की यदि हम बात करें तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था पंचार्थ विद्या। अगला क्वेश्चन है, आजीवन संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो मौखलीपुत्र गोमल को आजीवन संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। जैन तीर्थ का महावीर स्वामी के समकालीन थे ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इससे संबंधित और जो जानकारी है यहाँ पर दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रश्न है, किस मौर्य राजा की उपाधि अमित्र घाती। तो देखिए जो बिंदुसार था, मौर्य वंश का शासक, बिंदुसार की उपाधि जो थी वो अमित्र घात थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, ठीक है। और अधिक जानकारी यहाँ पर दी हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के कितने साधन थे। तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के पांच जो है साधन थे, या 5 व्रत या अणुव्रत थे। जैसे नंबर 1 की हम बात करें, मतिंजय। मतिंजय का मतलब होता था मन सहित इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान। नंबर 2 श्रुतिजन्य, यानी धर्म ग्रंथों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। अविधिजन्य, सूक्ष्म दर्शन से प्रत्यक्ष ज्ञान। मन प्राज्ञन्य, यानी दूर संवेदी ज्ञान। और केवल्य जन्य ज्ञान, यानी सांसारिक ज्ञान अथवा सर्वज्ञाता है। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में पापाध्यक्ष किस प्रकार का अधिकारी होता था। तो जो वाणिज्यिक नियंत्रक अधिकारी होता था मौर्य साम्राज्य में, उसे पापाध्यक्ष कहा जाता था। आगे यदि हम बात करें तो इधर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इधर इनके उत्तर दिए गए हैं। जैसे गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है।
तो अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण का संबंध है। और द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्रम थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चित्रगृह कहाँ स्थित है? तो कार्ले में। और कार्ले की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र के नोलावाला में पड़ता है, ठीक है, लोनावाला में। किस हड़प्पाई स्थल से हाथी दांत का पैमाना मिला? तो जो लोथल है, लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह भी है, वहां से क्या मिला था? हाथी दांत का पैमाना मिला। बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर था? बल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में था। और चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से एक जनपद था चंपा, अंग की राजधानी थी चंपा। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें, महाभारत मूलतः किस नाम से जानी जाती थी? तो जय संहिता नाम से महाभारत को जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो जो भीतरी स्तंभ लेख है उससे हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था और भारत से खदेड़ा था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। नायार कौन थे? तो शैव धर्म अनुयायी जो थे वो नायार कहलाए थे। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए? तो मैदहा से जो है ना, हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए। वैदिक कर्म कांड में होता या होत्र का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद, या कहते हैं ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता था। किस भारतीय राजा को सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था? तो पुरु या पोरस? तो पुरु साम्राज्य था, पुरु साम्राज्य का राजा था पोरस। तो पोरस की और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो आता है, किसके अनुसार प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो मैगस्थनीज की एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका, उसमें बताया गया था कि प्राचीन भारत में दास्ता यानी गुलामी नहीं थी। किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो राजा भोज ने। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धोलावीरा जो नगर था वह 3 भागों में बटा हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई? तो तमिल भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुराल, कुराल को जो है लघु वेद की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 19, शक संवत प्रारंभ हुआ था? तो देखिए 78 यानी 78 ईस्वी में जो है भारत में प्रारंभ हुआ था शक संवत। क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। आगे यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर इस प्रकार है, संस्कृत नाटक हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पर उत्कीर्ण है का लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं विग्रहराज चतुर बीसलदेव, और इसकी रचना की थी ना 1153 से 64 के मध्य इसकी रचना की गई थी। और अधिक जानकारी इसके आगे लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? तो सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन की यदि हम बात करें तो इसका संबंध किससे मिलता है? सिकंदर से। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें इसके 11 की सुबुक्तगीन की, तो भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन वह अरबी था। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरबी था, लेकिन बात चलिए तुर्की की, तो तुर्की कौन था? सुबुक्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन की मृत्यु से पूर्व उसके राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, खल्ल और पश्चिमी भारत में विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये विभाग जो था व्यापार पर नियंत्रण रखने वाला विभाग था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य में आयंगार व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी? तो 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है,
तृतीय, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस अंग्रेज गवर्नर से संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। 22वां क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में? तो जो ताराबाई थी, ताराबाई ने जो है औरंगजेब के प्रति नेतृत्व किया था, मतलब जो है विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली के किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो जो बलबन हुआ था दिल्ली सल्तनत में, बलबन ने जो है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में दीवारों पर स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? तो देखिए, महमूद गजनवी के दरबार में एक व्यक्ति रहता था, लेखक, जिसका नाम था फरिश्ता, और इसकी पुस्तक थी शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 25, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने की थी 1504 में। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो यह इस प्रकार है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था? तो देखिए, शाहजहां ने समाप्त किया था। ये दो थे, सिजदा और पाबोस, ठीक है, यानी झुककर नमस्कार करना, पैरों को चूमना, तो ये शाहजहां ने समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार है कि बेरोजगारों के सहायार्थ दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक, यानी जो है रोजगार देना या नौकरी देने से संबंधित था ये। क्वेश्चन नंबर 29, किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी या पदवी दी थी? तो दारा शिकोह जो था वो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और उसे उपाधि दी थी शाह बुलंद इकबाल की। क्वेश्चन नंबर 30, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः किस वंश के थे? तो चगताई वंश के थे, जो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आते थे मुगल शासक। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सदाशिव राव भाऊ जो था, भाऊ कहकर बुलाते थे उसको, नाम सदाशिव था। तो सदाशिव राव ने जो है पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है मराठा सेना का नेतृत्व किया था। और यदि हम बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत में, ठीक, जबकि सदाशिव राव इस युद्ध में नाम मात्र का सेनापति था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वह इस प्रकार है, इसकी और अधिक जानकारी आप यहाँ से लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। क्वेश्चन नंबर 15, 1913 में फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो सोहन सिंह। 1913 में स्थापित की गई थी एक पार्टी जिसका नाम था गदर पार्टी, और लाला हरदयाल के नेतृत्व में की गई थी गदर पार्टी, ठीक है। फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता? अमेरिका में, ठीक है। मोहन सिंह थे, जबकि लाला हरदयाल जो थे वो प्रचारक विभाग के सचिव थे, लेकिन असली जो था वो सोहन सिंह था। और इससे आगे की जानकारी यहाँ पर दे रखी है। गदर नामक साहित्य साप्ताहिक पत्र था जो कि बाद में वार्षिक हो गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह, रास बिहारी बोस, मैडम कामा, राजा महेंद्र प्रताप और रामचंद्र बकरतुल्ला अब्दुल रहमान आदि। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, पांडुलेखन समिति कहते हैं, प्रारूप समिति कहते हैं या ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, बात एक ही है। इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 1930 में सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन के अंदर, ठीक है। और भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेहरू की अंतरिम सरकार जब बनी 1946 में, तो उसमें वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली खां, या इसी को जिन्ना कहा जाता था, ठीक है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। दलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम राजा था। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित की गई? तो 1905 में स्थापित की गई थी इंडियन होम रूल सोसाइटी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि ऑपरेशन पोलो किस कार्यवाही से संबंधित है? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई, यानी हैदराबाद
रियासत को जब भारत में विलय किया गया था तो वहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था पोलो। क्वेश्चन नंबर 37, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? तो 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। पुस्तक है एक क्वेश्चन नंबर 38 में जिसका नाम है इंडियन विंस फ्रीडम, इसके लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 39, किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने यह कहा था भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का राज्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो जो लॉर्ड रीडिंग था, ये भारत के अंदर यहूदी धर्म से संबंधित था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायिक प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारत में जो लिया गया है वो एकीकृत न्यायिक प्रणाली ली गई है। अब आगे हम बात करें कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, भारतीय संविधान ने ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली हैं? तो ब्रिटिश के संविधान से भारतीय संविधान में नंबर 1 एकीकृत न्यायिक प्रणाली, एकीकृत नौकरशाही, नंबर 3 संसदीय शासन पद्धति और राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति और कानून का शासन, नंबर 6 गहरी नागरिकता या एकल नागरिकता, नंबर 7 विधि निर्माण की प्रक्रिया, नंबर 8 संसद व विधानमंडलों की प्रक्रिया, नंबर 9 संसद व विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार और नियुक्तियां, और नंबर 10 लोकसभा और राज्यसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होना। ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये सब के सब इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं जो कि भारतीय संविधान में जोड़ गई हैं। तो वीडियो को एक बार रोक करके और आप तब भी इन चीज़ों को नोट करके लिख सकते हैं। दोस्तों, एक से एक बढ़िया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आरओ या लेखपाल या क्लर्क में यही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस देशी रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था? तो देखिए, जूनागढ़ देशी रियासत ऐसी थी, जूनागढ़ रियासत जिसे जनमत पत्र के यानी 542 देशी रियासतें मौजूद थी उस समय भारत में, जिसमें से 539 देशी रियासतों ने स्वेच्छा से खुद का विलय भारत में कर लिया था, लेकिन शेष 3 देशी रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने खुद का विलय भारत में नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान इसके साथ चाल चल रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो जनमत संग्रह के आधार पर जो विलय किया गया था वो जूनागढ़ देशी रियासत का किया गया था। और संक्षिप्त जानकारी आप यहाँ से लिख सकते हैं, डिटेल से अगर कुछ लिखना है तो वीडियो को रोक करके। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह निर्णय करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर देख रखा है कि लोकसभा अध्यक्ष की विधायी और अन्य कार्यों संबंधी विधान निम्नलिखित शक्तियां प्रदान। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की एक शक्ति तो यह है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर वो निर्णय ले सकता है। नंबर 2 दल बदल कानून का उल्लंघन करने वाले लोकसभा के सदस्य को सदन की सदस्यता के अयोग्य निर्णित कर सकता है। राष्ट्रपति और लोकसभा के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विदेश जाने वाले संसदीय शिष्टमंडल हेतु सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता। नंबर 7 भारत में विधायकों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करना। नंबर 8 लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की स्पष्ट त्रुटियों को ठीक करना और मतदान में निर्णायक मत डालना और लोकसभा के सदस्यों का त्याग पत्र स्वीकार न करना। ये सारे कार्य किसके होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संसद में विपक्ष के नेता के रूप में किस पार्टी के नेता को मान्यता मिलती है? ये सारे काम की अगर हम बात करें तो भारतीय संसद में विपक्ष के नेता के रूप में उस पार्टी के नेता को मान्यता दी जाती है जिस पार्टी की सदस्य संख्या सदन के कुल सदस्यों के 10वें भाग के बराबर अथवा उससे अधिक होती है। ठीक है, और डिटेल में जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जो सारणी के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, 41वां क्वेश्चन इस प्रकार है। भारतीय संविधान के
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे कौन कौन से हैं? तो देखिए, समानता के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका द्वारा। नए राज्यों की स्थापना करने के लिए विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया? क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो भाग 11 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित होंगे? तो 7। दिमाग खराब करा। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र देते हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 47, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये संसद की होती है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश के संविधान से उधार लिया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वहां से लिया गया प्रारूप किसका? मौलिक अधिकारों का। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक कर अपनी संस्तुति देनी होती है? 14 दिन के अंदर। जिनके बीच संबंध की पुनरीक्षा के लिए सहकारिता आयोग का गठन किया गया था, वह कौन थे? केंद्र और राज्य, यानी केंद्र और राज्यों के बीच एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था सरकारिया आयोग। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी, यानी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी। क्वेश्चन नंबर 52, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में स्थित? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील या जलाशय। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नायुडी, और उसकी बात करें तो 2697 मीटर ऊंची है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? तो असम के डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें तो किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो देखिए, अलकनंदा पर है बद्रीनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवग्राम तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें तो किस नदी के तट पर केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? मंदाकिनी नदी के। ठीक है, मंदाकिनी नदी। अलकनंदा की यदि हम बात करें तो उस पर है बद्रीनाथ और मंदाकिनी पर है केदारनाथ। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की प्रांतीय राजमार्गों की सफल लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पक्की सड़कें और महाराष्ट्र में सबसे लंबी सड़कें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड। देखिए, जैसे झरिया जैसे झारखंड, और झारखंड में जो कोयले की बड़ी खान है इसका नाम है झरिया खान, झरिया कोयला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 20, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार जैसा होता है? तो देखिए, जो अटलांटिक महासागर है इसका आकार जो है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। बाकी इसके बारे में और जानकारी यहाँ पर दी जा चुकी है, आप इसको वीडियो रोक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य की किस दिशा में होती है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है इसकी पूंछ। अधिक जानकारी यहाँ पर दी हुई है, आप जो है वीडियो को रोकिए और अपनी सारी चीजों को यहाँ पर नोट कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अगर हम बात करें यहाँ से तो इधर प्रश्न दिए हैं और इधर क्या दिया है, आपका उत्तर दिया है। क्वेश्चन है, एपीनाइन पर्वत किस देश में स्थित है? तो इटली में एक पर्वत है जिसका नाम है एपीनाइन पर्वत। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और लंबी झील कौन सी है? तो टांगनिका झील जो है ये विश्व की सबसे दूसरे नंबर की गहरी और लंबी झील है। क्वेश्चन नंबर
63 की अगर हम बात करें तो 63 है दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? इक्वेडोर। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें तो कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 65, बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज या बरमूडा ट्रायंगल जिसे बोलते हैं, और यहाँ से कोई भी बच करके वापस आज तक नहीं गया। जो भी जहाज जाता है यहाँ पर डूब जाता है बरमूडा ट्रायंगल में। ट्रायंगल कह दो या त्रिभुज कह दो, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है? अफगानिस्तान। लगभग 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है अफगानिस्तान भारत के साथ। क्वेश्चन नंबर 67, ओजोन परत किस मंडल में है? सप्ताह मंडल में। 68, विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करें तो महावेली गंगा किस देश की एक नदी है? तो श्रीलंका में एक नदी बहती है जिसका नाम है महावेली गंगा। क्वेश्चन नंबर 70, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो पेरिनीज। पेरिनीज पर्वत जो है वो फ्रांस और स्पेन दोनों देशों के बीच में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एकमात्र विटामिन है जो शाक सब्जियों में नहीं पाया जाता? तो विटामिन 12 यानी B12, विटामिन 12 B12 ये शाक सब्जियों में नहीं पाया जाता। रक्त की उपस्थिति में यह सहायक होता है और लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं संश्लेषण का काम करता है। एनीमिया रोग हो जाता है जिसमें विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो यह शाक सब्जियों में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23, शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और अधिक जानकारी यहाँ पर दी हुई है तो आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो 25 इस प्रकार है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो जो आमाशय है वहाँ से जो है मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन का कार्य शुरू होता है, और जबकि बहुत से स्टार्च आदि का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा विटामिन मानव में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के जो है वो मानव के रक्त में यानी शरीर में जम जाता है और इसी के बाद खून का थक्का के कारण यह जाना जाता है, यानी खून का थक्का बनना रुक जाता है जिससे रक्त स्राव आसानी से नहीं हो सकता। ठीक है, आगे और कुछ क्वेश्चन है जो भूगोल से संबंधित में अन्य संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें तो 71 क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? देखिए, भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी यानी गैस का रिसाव हुआ था, बहुत से लोगों की मौत हो गई थी, तो उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। 72 है, प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अम्ल वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो देखिए, अम्ल वर्षा जो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी NO2 और SO2 इनके कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो पोलिएमाइड। पोलिएमाइड जो है ना, इससे बुलेट प्रूफ जो है पदार्थ बनाए जाते हैं, यानी जिस पर के बंदूक की गोली भी असर नहीं करती। किस यौगिक को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो जो विटामिन होते हैं ना उन्हें सहायक आहार कारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करें तो स्वचालित इंजनों के लिए हेमन रोधी और के तौर पर प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। यदि हम 77 की बात करें तो यह इस प्रकार है, बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोइट का। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी गैस हास्य गैस कहलाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हास्य गैस कहलाती है, और इसको सूंघने पर जो है आदमी को हंसी आने लगती है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट।
ठीक है, ये फोटोग्राफी में प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक अधिकारी, यानी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आए हुए हैं और अक्सर आते हैं। एक बार इनको रट लो, पूरा वीडियो देख लो, आप जो है कभी भी मतलब जो है सारा यहीं से कर दोगे सारा का सारा। ठीक है, कुछ भी बचकर नहीं जाएगा। आर ओ का पेपर यहाँ से निकल जाएगा। लेखपाल और क्लर्क के लिए भी यह अति महत्वपूर्ण वीडियो है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो प्रयागराज, जिसका पहला नाम इलाहाबाद। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है? तो जो खतौनी है, मुजफ्फरनगर जिला, वहां पर है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश के आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला? प्रतापगढ़। 85 में कह रहा, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जिसका नाम है कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में किस जिले में बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? तो लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र गोरखपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो मेरठ में। 89 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो वो नोएडा में। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? तो वह है गोमती नदी। अगले क्वेश्चनों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।